हाय स्टूडेंट, मैं इंजीनियर मनोज सर। आज हम लोग देखेंगे इनऑर्गेनिक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मेटलर्जी धातु कर्म, जिसको हम लोग तत्वों का निष्कर्षण भी कह सकते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वीडियो और इस पूरे चैप्टर को पूरे समझने के लिए आप वीडियो में पूरा बने रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मेटलर्जी धातु कर्म। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसलिए मैं इसे अपने नोट्स से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपका चैप्टर। तो देखिए, इसमें जो हमको सबसे पहले पढ़ना है वो खनिज है। खनिज किसे कहते हैं? ठीक, तो खनिज जो है, हम लोग खनिज देखेंगे। खनिज क्या है? तो कहता है खनिज जो है आपका पृथ्वी के अंदर प्रकृति अवस्था में पाए जाने वाला तत्वों या यौगिकों को ही हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। हम लोग 10th में इसको दूसरा डिफिनीशन पढ़े होंगे। 10th में हम लोग पढ़े होंगे कि वैसा पदार्थ जिसमें धातु की कुछ न कुछ मात्रा उपस्थित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपका डिफिनीशन को थोड़ा सा दूसरे तरह से लिखा गया है, जो कि है पृथ्वी के अंदर प्रकृति अवस्था में, वो हम नहीं बनाए, पहले ही से उपस्थित है। ठीक, तत्व या यौगिक जिसमें कुछ ना कुछ धातु की मात्रा होगा, उसको ही हम लोग क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। ठीक है, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, हेमेटाइट हो गया, ये सब ETC है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग का है अयस्क, कि अयस्क किसे कहते हैं। ठीक है, तो अयस्क देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे अयस्क क्या है। तो कहता है वैसा खनिज जिससे कम खर्च और आसानी से धातु प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। खनिज और अयस्क में इतना ही अंतर है कि खनिज में जो है धातु बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, और अयस्क में धातु क्या होता है? अधिक मात्रा में होता है। ठीक, और यहाँ पे एक बात और जानने वाला है कि खनिज से हम लोग जब धातु निकालेंगे तो खर्च बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, लेकिन अयस्क में जो खर्च बहुत कम पड़ता है और आसानी से भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग अयस्क किसे कहेंगे? वैसा खनिज, वह खनिज ही अयस्क क्या है? एक खनिज है जिससे हम लोग कम खर्च में और आसानी से धातु प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? खनिज और अयस्क, मतलब सभी अयस्क जो है खनिज होता है। ठीक, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी खनिज से में धातु की प्रचुर मात्रा नहीं होता है और आसानी से धातु को हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब अयस्क के प्रकार है कि अयस्क कौन कौन सा अयस्क है और अयस्क कौन कौन सा क्या क्या होता है, कितने प्रकार का अयस्क होता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर अयस्क क्या होता है, मतलब अयस्क के प्रकार देख रहे हैं। तो अयस्क के निम्नलिखित प्रकार है। ऑक्साइड अयस्क होता है, सल्फाइड अयस्क होता है, कार्बोनेट अयस्क होता है, सब आगे आएगा। हेलाइड अयस्क होता है। तो सबसे पहला जो है वो है आपका ऑक्साइड अयस्क। ऑक्साइड अयस्क क्या होता है? जिसमें धातु के साथ कौन रहेगा? ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है, अगर धातु के साथ ऑक्सीजन है तो क्या बोलेंगे उसको? ऑक्साइड अयस्क बोलेंगे। ठीक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्साइड अयस्क बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं उसमें पहला ऑक्साइड अयस्क है, जिसमें कि हो गया हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, कोरंडम। हेमाटाइट है जो आयरन का, लोहा का अयस्क है। मैग्नेटाइट भी लोहा का, आयरन का अयस्क है। कोरंडम जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। देखिए सब में ऑक्सीजन उपस्थित है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए आपको हेमाटाइट में भी ऑक्सीजन है, मैग्नेटाइट में भी ऑक्सीजन है, कोरंडम में भी ऑक्सीजन है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे सल्फाइड अयस्क। तो सल्फाइड अयस्क देखिए तो आपको दिख रहा होगा कि सल्फाइड अयस्क जो होता है उसमें सल्फर की मात्रा होता है। धातु प्लस क्या रहेगा? सल्फर रहेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे धातु प्लस सल्फर होगा। तो कौन कौन सा है? जिंक ब्लेड, आपका जिंक का अयस्क है ही। ठीक है, इसमें जिंक और सल्फर है। गैलेना है आपको, लेड का अयस्क है, इसमें गैलेना और सल्फर है। उसके बाद सीने बार है HGS, ये आपका पारा का अयस्क है। कॉपर ग्लास Cu2S, ये जो है आपका कॉपर का सल्फाइड अयस्क है, क्योंकि सल्फाइड अयस्क किसे कहेंगे? जिसमें सल्फर की मात्रा रहेगा, जैसे कॉपर पायराइट है। ठीक है, तो कॉपर पायराइट भी आपका क्या है? सल्फाइड अयस्क है। अब हम लोग देखेंगे कार्बोनेट अयस्क। तो कार्बोनेट अयस्क क्या होता है? तो जिसमें कार्बोनेट उपस्थित हो, मतलब CO3 रहेगा। जैसे कि आपको है कैल्साइट CaCO3, एक कैल्शियम का अयस्क है। कैलेमाइन जिंक का अयस्क है, ZnCO3। मैग्नेटाइट MgCO3 मैग्नीशियम का है। सीडेराइट ये आपका आयरन का FeCO3। ठीक है, कुछ हैलाइड अयस्क भी है, उसको भी देख लेते हैं। तो हैलाइड अयस्क में आपका आता है, यहाँ पे हैलाइड अयस्क देख रहे हैं हम लोग। तो हैलाइड अयस्क में आपका है रॉक साल्ट,
जो कि नमक सोडियम का एस्क है। क्रायोलाइट आपका है एल्युमिनियम का Na3Al F6। और हॉर्न सिल्वर यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, ये आपका सिल्वर का है, इसके AgCl, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आपको दिखा रहे हैं। क्या पूछता है, पूछ देगा ये किसका एस्क है या इसका एस्क क्या होता है। जैसे आपको पूछ देगा कि लोहा का निम्नलिखित में लोहा का एस्क कौन है, एक हेमाटाइट देगा, 3 और दे देगा, ठीक है, और उसका फार्मूला भी पूछ सकता है आपको, ठीक। तो इसके लिए क्या है यहाँ पर, उसके लिए हम लोग क्या किए हैं, एक लिस्ट बना दिए हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप आसानी से देख लेंगे, ठीक है। तो इसको याद भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो हम लोग देख रहे हैं वो यहाँ पे हम लोग लोहा का देख रहे हैं, तो लोहा का एस्क देख रहे हैं हम लोग। तो लोहा का एस्क में आप लोग देखिएगा तो क्या है, लोहा का एस्क में यहाँ पे देखिए, तो लोहा में है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट। 4 एस्क आपको ध्यान में रखना है। हेमाटाइट क्या होता है, Fe2O3 होता है। मैग्नेटाइट क्या होता है, Fe3O4 होता है। सीडेराइट क्या होता है, FeCO3 होता है। और आयरन पायराइट FeS2। इसको झूठा सोना या बेवकूफ़ इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, ठीक। तो आयरन का आपको ध्यान में रहेगा, 4 एस्क होता है, कौन कौन सा है, हेमाटाइट, लोहा का हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और आयरन पायराइट, जिसका फार्मूला आपको बगल में दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप नोट्स अभी नहीं लिखिएगा, इसका नोट्स आपको लिंक में, डिस्क्रिप्शन के लिंक में और साथ ही साथ व्हाट्सएप के ग्रुप में आपको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भी आपको साफ दिख रहा होगा, देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट जो है वो आपका है तांबा, ठीक है। तांबा का कौन कौन सा एस्क होता है, तो तांबा का भी बहुत सारा एस्क है, उसको हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे जो तांबा का एस्क है, हम लोग तांबा देख रहे हैं, तो तांबा का एस्क में है कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लांस, क्यूपराइट, मैलेकाइट, ठीक है। 4 एस्क कॉपर का हम लोग देख रहे हैं, कौन कौन है, कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लांस, क्यूपराइट और मैलेकाइट। फार्मूला भी सबका ध्यान रखिएगा। तो कॉपर पायराइट का कितना होता है, CuFeS2। कॉपर ग्लांस का कितना है, तो Cu2S। क्यूपराइट का कितना है, Cu2O। और मैलेकाइट का कितना है, CuCO3.CuOH का होल। तो आपको सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो हम लोग एल्युमिनियम का देखेंगे, ठीक। तो एल्युमिनियम का मेनली जो है आपको 3 है, आपको एक ही याद होगा बॉक्साइट, लेकिन यहाँ पे 3 ध्यान में रखना है एल्युमिनियम का। बॉक्साइट है जो कि Al2O3.2H2O होता है, फिर कोरंडम है आपका Al2O3 और क्रायोलाइट है Na3Al F6। तो एल्युमिनियम का 3 एस का आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सोडियम का भी देख लेते हैं। तो सोडियम का यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो सोडियम का आपका जो है वो भी 3 है, रॉक साल्ट, चिल्ली साल्ट पिटल और बोरेक्स, ठीक है, जिसको सुहागा भी कहते हैं। रॉक साल्ट का NaCl जो हम लोग घर में नमक यूज करते हैं, जो कि आपका नमक का केमिकल फार्मूला है। चिल्ली साल्ट पिटर NaNO3, इसको ध्यान में रखना। बोरेक्स बहुत बार पूछा हुआ है, बोरेक्स जो होता है इसको सुहागा भी कहा जाता है, Na2B4O7.10H2O, ठीक है। अब हम लोग जस्ता का देख लेते हैं। जस्ता का देखेंगे तो जो जस्ता का है उसका भी 3 है, याद रखिएगा, जिंक ब्लेंड, कैलेमाइन, जिंकाइट। जिंक ब्लेंड क्या होता है, ZnS होता है। कैलेमाइन क्या होता है, ZnCO3 होता है। और जिंकाइट क्या होता है, ZnO होता है, ठीक है। अब सीसा, जिसको हम लोग लेड कहते हैं, उसको देख लेंगे। तो लेड का जो है आपका गैलेना PbS, पारा का सिनेबार HgS, ध्यान में रखिएगा। और कुछ है उसको देख लेते हैं, चांदी का और सोना का। चांदी का ध्यान में रखिएगा, चांदी का क्या होता है आपका, चांदी का आपको होता है हॉर्न सिल्वर AgCl। और सोना का क्या होता है, कॉल्वेराइट होता है AuTe2, ठीक है। ये जो था आपका पूरा का पूरा अयस्क और उसका फार्मूला, धातु का अयस्क और उसका फार्मूला का लिस्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इतना से ज़्यादा आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछ सकता है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ और है, इसको भी देख लीजिएगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा तो अच्छा ही रहेगा। जैसे मैग्नीज का है, टीन का है, कैल्शियम का है, मैग्नीशियम का है, पोटेशियम का, ये आप लोग खुद से देख लीजिएगा, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली जो ऊपर बताए हैं वो आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं एस के सांद्रण की विधि, जो कि आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे। तो एस के सांद्रण की विधि कौन कौन सा है, तो हम लोग देखे होंगे, हाथ से चुनकर पहला था, गुरुत्व पृथक विधि था,
चुंबकीय पृथक था और निछालन था। हैंड बाई हैंड पिकिंग कहते हैं, हाथ से उठाकर जो मोटा मोटा होता है उसको। फिर गुरुत्व बाई ग्रेविटी सेपरेशन मेथड है। फिर आपको मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है और बाई लीचिंग मेथड है। ठीक है, तो सबको हम लोग एक एक करके सबको देखते हैं। तो सबसे पहला जो है हम लोग को वो हाथ से चुनकर है। तो हाथ से चुनकर क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे हाथ से चुनकर वो क्या है, कहता है हाथ से चुनकर विधि में अयस्क का सांद्रण किया जाता है। इसमें कैसे किया जाता है, जब जिसमें यह विधि कहाँ पे प्रयोग किया जाएगा, सांद्रण की कॉन्सेंट्रेशन की विधि है जो है वो कहाँ पे यूज किया जाएगा, जहाँ पे जो आपका अशुद्धि है वो क्या रहेगा, बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट में रहेगा। जैसे बालू हो गया, पत्थर हो गया, वही लिखा हुआ है इसमें कि हाथ से चुनकर विधि से अयस्क का सांद्रण किया जाता है इस विधि में। और क्या कहता है, यदि अयस्क में अशुद्धियाँ बालू पत्थर बड़े आकार के रूप में उपस्थित हो तब हाथ से चुनकर विधि के द्वारा अयस्क को सांद्रित किया जाता है। जैसे कि आप लोग घर पर देखे होंगे कि जब हम लोग को चावल या गेहूँ में बड़ा बड़ा कुछ कंकर या पत्थर रहता है उसको हम लोग निकाल देते हैं, तो हाथ से चुनकर निकालते हैं। उसी तरह से धातु में अयस्क में अगर बड़ा बड़ा दूसरा पदार्थ है, अशुद्धि है, उसको हम लोग इससे चुन के निकाल देते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं गुरुत्व पृथक्करण विधि। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, गुरुत्व पृथक्करण विधि। तो कहता है गुरुत्व पृथक्करण विधि किसके, गुरुत्व पृथक्करण विधि कहाँ पे यूज होगा, तो जहाँ पर धातु का घनत्व और उसमें जो अशुद्धि का घनत्व है दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, दोनों में अंतर रहेगा तब एक दूसरे से अलग होगा, क्योंकि जिसका घनत्व ज़्यादा रहेगा, डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, उस पर फोर्स ज़्यादा रहेगा पृथ्वी के द्वारा, तो नज़दीक में गिरेगा, और जिस पे नहीं रहेगा वो क्या चला जाएगा, दूर चला जाएगा। तो देखते हैं, कहता है गुरुत्व पृथक्करण विधि से अयस्क को सांद्रित किया जाता है। सांद्रण की विधि है, बिल्कुल है। कहता है यदि अयस्क के कणों का द्रव्यमान अशुद्धियों के द्रव्यमान से अधिक हो, अयस्क वाला क्या रहना चाहिए, ज़्यादा, और अशुद्धि वाला क्या रहना चाहिए, कम। जैसे आप लोग थ्रेसर देखते हो, गेहूं उसमें आता होगा, तो जब उसको हम लोग थ्रेसर में डालते हैं गेहूं के पौधा को, तो गेहूं जो है, गेहूं का दाना वो नीचे गिर जाता है, उसको समझिए धातु। बाकी जो भी अशुद्धि है, जो कि आपको उसका कट्टू वगैरह वो सब दूर चला जाता है, क्योंकि वो हल्का होता है, उड़ के दूर चला जाता है। अब बाकी सब जो है वो नीचे आ जाता है आपका गेहूँ। तो वही दम सेम प्रोसेस इसमें है। कहता है यदि अयस्क कणों का द्रव्यमान अशुद्धियों के द्रव्यमान से क्या हो, अधिक हो, तो गुरुत्व पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है। यानी गुरुत्व पृथक्करण विधि का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे अयस्क का घनत्व कह सकते हैं या द्रव्यमान कह सकते हैं, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा, तो अशुद्धि से ज़्यादा होगा। इस विधि में क्या कहते हैं, एक सीढ़ीनुमा मेड़ पर, इस विधि में हम लोग क्या करते हैं सीढ़ीनुमा मेज पर हम लोग क्या करते हैं जी, आगे लिखा हुआ है, इस विधि में सीढ़ीनुमा मेज पर अयस्क और अशुद्धि कणों को रखकर पानी का तेज झोंका प्रवाहित किया जाता है। ठीक, जिससे अशुद्धियाँ पानी के साथ बह जाता है और बचा हुआ अयस्क सांद्रित हो जाता है। इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। कहता है कि क्या करिए, आप एक सीढ़ीनुमा पे रखिए और उस पर आप लोग क्या करिए, जो अयस्क का चूर्ण है उसको वहाँ पे रख दीजिए। उसके बाद उस पर पानी डालिए। तो पानी डालने से क्या होगा, भारी होने के कारण अयस्क कण वहीं पे रह जाएगा, बाकी अशुद्धि जो बह के आगे निकल जाएगा। ठीक है, ये आप लोग गेहूँ धोने में भी करते होंगे। गेहूँ रख के उस पर पानी डालते हैं, एक गांजा में, एक टोकरी में गेहूँ रख दीजिए, उस पर पानी डालिए, तो गेहूँ तो उसी में रह जाता है, लेकिन उसके साथ पानी के साथ अशुद्धि बह जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। इसमें क्या करिएगा, आप अयस्क के चूर्ण को रखिएगा, उस पर पानी जब डालिएगा तो धातु जो है वहीं पे रह जाएगा, बाकी जो है उसका अशुद्धि हल्का होने के कारण पानी के साथ बह जाएगा। ठीक है, तो यह है गुरुत्व पृथक्करण विधि। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो हम लोग को देखना है वो है आपका चुंबकीय पृथक्करण विधि। सब 10th में भी देखें, आगे ये सब आप एक बार देख लें, एक बार हम इसको बता देते हैं। आगे जो आएगा वो आपका हो सकता है 10th में नहीं भी देखे होंगे, लेकिन इसको हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि है। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, अयस्कों के सांद्रण में होता है। ये भी तो सांद्रण की विधि है। इस विधि में क्या करते हैं, अयस्कों के सांद्रण में, इस विधि का उपयोग अयस्कों के सांद्रण में होता है जिसमें अशुद्धि के रूप में कोई चुंबकीय पदार्थ हो। पहला चीज़ आता है कि ये जो है मेथड वो कहाँ पे यूज करते हैं, तो अशुद्धि कौन सा रहेगा, चुंबकीय पदार्थ, मतलब लोहा, कोबाल्ट, निकल, ये सब जब अशुद्धि के रूप में रहेगा तब इस विधि का प्रयोग किया जाएगा। और इस विधि में क्या करेंगे हम लोग, एक क्या लेंगे, ये सब 10th में पढ़े इसलिए शॉर्ट में इसको निकाल दिए हैं। 2 रोटर लेंगे, उस पर एक फीता चढ़ा देंगे, उस पर अयस्क के चूर्ण को डालेंगे, जैसे एल्युमिनियम और लोहा है। तो यहाँ से क्या होगा, जब इसको करते हुए नीचे आएगा तो जो लोहा है वो सटा हुआ आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जो यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे देखिए इस तरह से लोहा जो है सटा हुआ आगे बढ़ गया, और ये जो यहाँ पर अशुद्धि था वो यहीं पे गिर गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए मैग्नेट इसमें लगा हो तो सटा हुआ तो इधर आएगा नहीं, इधर चला जाएगा, क्योंकि जो
एक सेकेंड, यहाँ पर जो अशुद्धि है वो चुंबकीय है, तो अशुद्धि चुंबकीय होने के कारण क्या होगा, ये आगे बढ़ते चला जाएगा, और जो अचुंबकीय पदार्थ है जो कि धातु इसमें, वो आपको बाहर गिर जाएगा। सब आप लोग 10th में देखे होंगे, ठीक। अब हम लोग आते हैं निक्षालन विधि। तो निक्षालन विधि में क्या है, तो हम लोग देख रहे हैं अभी निक्षालन विधि, ध्यान दीजिएगा इसको। कहता है निक्षालन विधि का उपयोग अयस्क के सांद्रण में होता है, सेम चीज वही लिखा हुआ है। यदि अयस्क घुलनशील प्रवृत्ति के हो तथा उसमें उपस्थित अशुद्धियाँ अघुलनशील हो। ये कहाँ पे यूज होता है, तो कहता है इसमें जो अशुद्ध अयस्क हो क्या हो, घुलनशील, और अशुद्धि जो हो वो क्या हो, अघुलनशील हो, ठीक। वहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, निक्षालन विधि का यूज करेंगे, ठीक। कैसे करते हैं उसको आगे देखते हैं हम लोग। कहता निक्षालन विधि का उपयोग कर अयस्क को सांद्रित किया जाता है। निक्षालन विधि का उपयोग बॉक्साइड के एल्युमिनियम के निष्कर्षण में किया जाता है। जो भी छोटा छोटा टॉपिक था ये सब 10th में आप लोग पढ़े होंगे, इसलिए इसको शॉर्ट में निकाल दिया गया। आगे आते हैं, ये सब छोटा छोटा टॉपिक और है, एक आपको एक नंबर में लिखने के लिए आ सकता है, जैसे कि गैंग या मैट्रिक्स। आप लोग नाम सुने होंगे, गैंग या मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो कहता है अयस्क में उपस्थित अशुद्ध पदार्थों को क्या कहा जाता है, गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है। गैंग क्या होता है, गैंग या अशुद्धि क्या होता है, अयस्क के साथ जो उपस्थित अशुद्धि होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, ठीक है। अयस्क का सांद्रण क्या है, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे, तो कहता है अयस्कों से अशुद्ध पदार्थ को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, अयस्कों का सांद्रण कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हम लोग को अब पढ़ना है धातु कर्म क्या है। तो धातु कर्म ये सब छोटे छोटे डिफिनीशन आप लोग देख सकते हैं। तो कहता है अयस्कों को धातु से प्राप्त करने और उसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें अयस्क से हम लोग धातु को निकालते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, अयस्क है शुद्ध धातु प्राप्त करना, फिर शुद्धिकरण करना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये पूरे प्रोसेस को यहाँ से लेकर के ये जो पूरा प्रोसेस आपको दिख रहा होगा, ये प्रोसेस जो है इसको ध्यान दीजिएगा। तो कहता है अयस्क से धातु प्राप्त करेंगे और धातु प्राप्त करने के बाद उसको शुद्धिकरण करेंगे, तो ये पूरा प्रोसेस आपको क्या कहलाएगा, धातु कर्म कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आता है मेटलर्जिकल ऑपरेशन। धातु कर्म में कौन कौन सा प्रोसेस यहाँ पे यूज होता है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कौन कौन सा इसका चरण है, धातु कर्म का चरण देखेंगे, ठीक। धातु कर्म का हम लोग चरण देख रहे हैं। तो धातु कर्म का निम्नलिखित चरण है। पहला जो है अयस्क का सांद्रण कर लेंगे, सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे, ऑक्साइड अयस्क का धातु से निष्कर्षण करेंगे, फिर धातु का शुद्धिकरण करेंगे। यानी जो धातु कर्म है आपको पूरा का पूरा कितने चरण में पूरा होता है, 4 चरण में पूरा होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अयस्क का सांद्रण करते हैं, फिर सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं, फिर ऑक्साइड अयस्क को धातु का निष्कर्षण करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से धातुओं का शुद्धिकरण करते हैं, ठीक है। ये 4 चरण है, पहले सांद्रण करना, फिर ऑक्साइड में परिवर्तित करना उसको, फिर ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना, फिर उसका शुद्धिकरण करना। ये 4 प्रोसेस है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसमें छोटा छोटा इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे भर्जन, जो कि आप लोग पढ़े होंगे, 10th में ज़रूर पढ़े होंगे भर्जन क्या होता है। तो हम लोग देखेंगे भर्जन, तो क्या है भर्जन में, कहता सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म कर ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, भर्जन या जारण कहते हैं, ठीक है। भर्जन और जारण एक ही का नाम है, ये आपका रोस्टिंग है। कहता है सांद्रित अयस्क को पहले सांद्रण कर लेंगे अयस्क का। कहता है सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं, ठीक है, या जारण कहते हैं। और जो भर्जन है वो किसके लिए किया जाता है, तो भर्जन जो है सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है। भर्जन किसके लिए किया जाता है, सल्फाइड अयस्कों के लिए। सबसे पहले समझिए भर्जन है क्या, 10th में आप लोग पढ़ चुके हैं। कहता है सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म कर ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, भर्जन या जारण कहते हैं। और सल्फाइड अयस्क के लिए भर्जन या जारण की प्रक्रिया किया जाता है। भर्जन की प्रक्रिया किसके लिए किया जाता है, सल्फाइड अयस्क के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जाम्पल देख लीजिए। तो जिंक ब्लेंड का भर्जन करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। देखिए यहाँ पे रिएक्शन आपको दिया हुआ है, जिंक ब्लेंड, आपका फार्मूला पहले भी देखे होंगे, ZnS, उसको ऑक्सीजन के साथ हम लोग गर्म करेंगे, जलाएंगे उसको, तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। ये देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है और सल्फाइड अयस्क का हो रहा है, ठीक है।
तो ये आपका वर्जन है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, गैलेना का भी उसी तरह से कर सकते हैं, पीबीएस का देख लीजिएगा। अगला निस्तापन है, ठीक। तो हम लोग निस्तापन देखेंगे। निस्तापन क्या है, तो कहता है सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, जारण जो होता है उपस्थिति में और निस्तापन जो होता है अनुपस्थिति में या अपर्याप्त मात्रा में, मतलब कम मात्रा में गर्म कर ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को ही निस्तापन कहते हैं। दोनों में आपको क्या होता है, गर्म करना ही होता है, ठीक है। ऑक्साइड में बदलता है, जारण में भी ऑक्साइड में बदलता है और निस्तापन में बदलता है, लेकिन जारण में क्या रहना चाहिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए, निस्तापन में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये किसके लिए किया जाता है, तो यह हाइड्रेट और कार्बोनेट एस के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, ये हाइड्रेट और कार्बोनेट एस के लिए निस्तापन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक। एग्जाम्पल देख लेंगे कुछ इसमें। तो बॉक्साइड का देखिएगा, तो बॉक्साइड एस का निस्तापन करने पर यह ऑक्साइड एस में परिवर्तित हो जाता है। बॉक्साइड क्या होता है, Al2O3.2H2O, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो Al2O3 बदल जाएगा और इससे वाटर अलग हो जाएगा, ठीक, 2H2O अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या है, आपका ये जो प्रोसेस है आपका कौन सा प्रोसेस है, निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में हो रहा है। एक और देख लीजिएगा, कैल्शियम का कैल्साइट का है, CaCO3 का निस्तापन करेंगे वायु की अनुपस्थिति में, मतलब गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO मिल जाता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेंगे भर्जन और निस्तापन में अंतर। किसमें अंतर देखेंगे, भर्जन और निस्तापन में अंतर, ठीक है। एक आपको 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ऑलरेडी पहले से पता होगा, तो देख लेते हैं। कहता है सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, ठीक है। आपको भर्जन में क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में, और निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति में। पहला अंतर ये हो गया, एग्जाम्पल लिख भी सकते हैं। और दूसरा क्या है, ये सल्फाइड अयस्क को किया जाता है, कौन सा, भर्जन, और निस्तापन किसके लिए किया जाता है, ऑक्साइड अयस्क के लिए किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आएंगे हम लोग, प्रगलन क्या होता है। छोटा छोटा टॉपिक है, इसको देख लेंगे हम लोग। क्या देखेंगे, प्रगलन, ठीक। ये थ्योरेटिकल इसलिए आपको नोट्स से पढ़ा रहे हैं, ठीक। अगर कुछ समझने वाला एक्स्ट्रा रहेगा तो आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा, ठीक। तो ये सब थ्योरेटिकल है, पूरा लिखने वाला चीज़ है, इसलिए इतना लिखने में बहुत समय लगेगा, इसलिए आपको नोट्स उपलब्ध करवा दिया जाएगा। या तो डिस्क्रिप्शन लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सेंड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसका अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा कॉपी में, ठीक, ताकि चैप्टर को आपको दोबारा सिर्फ एग्जाम के समय पढ़ना पड़े, ठीक है। प्रगलन क्या होता है, तो ऑक्साइड अयस्क में कोई अवकारक में कैल्शियम हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, एल्युमिनियम हो गया और Fe हो गया, को मिलाकर गर्म करने पर धातु प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रगलन कहते हैं। ऑक्साइड अयस्क में क्या करेंगे हम लोग, अवकारक मिला देंगे, कैल्शियम, कोक मिला देंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड मिला देंगे, एल्युमिनियम मिला देंगे, Fe मिला देंगे, सब मिला के गर्म करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, धातु प्राप्त हो जाएगा। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं हम लोग, प्रगलन कहते हैं। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं हम लोग, प्रगलन कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं प्रगलन क्या है। तो कहता है ऑक्साइड अयस्क में उपस्थित अवकारक मिलाकर, को नहीं, ऑक्साइड अयस्क में कोई अवकारक मिलाकर गर्म करने से धातु प्राप्त होता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को प्रगलन कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, जिंक ऑक्साइड ZnO, आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या है, जिंक ऑक्साइड ZnO, जिंक ऑक्साइड देखिए, ZnO में कोयला या कोक को मिलाकर गर्म किया जाता है तो क्या हो जाता है, तो आपको जस्ता धातु प्राप्त हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग इसको जो हम लोग कहेंगे क्या है, ये प्रगलन करा रहे हैं, किसका, जिंक और का, जिंक ऑक्साइड का जिंक के अयस्क का सांद्रण हम प्रगलन करवा रहे हैं, तो क्या मिल रहा है, जिंक मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि प्रगलन क्या है, तो धातु के ऑक्साइड में जो अवकारक मिलाकर गर्म करने पर धातु प्राप्त होता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रगलन कहते हैं, स्मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि जिंक ऑक्साइड में कार्बन मिला के गर्म किए, जिंक मिल गया आपका। अब अगला है द्रावक, ठीक है। फ्लक्स क्या है, तो फ्लक्स हम लोग देखेंगे, कहता धातु के निष्कर्षण में बाहर से मिलाया गया वह अतिरिक्त पदार्थ जो अद्रवनशील पदार्थ को द्रवनशील पदार्थ में परिवर्तित करता हो तो उसे द्रावक कहते हैं। ये नाम ही फ्लक्स, द्रावक मतलब द्रव में चेंज कर देगा। मतलब जैसे कुछ ऐसा धातु है जिसमें क्या होता है आपका,
जिसमें कुछ ऐसा अयस्क है, जिसमें कुछ अशुद्धि ऐसा होता है जो कि आपको हम लोग गर्म करने से वो पिघलता नहीं, मेल्ट नहीं होता है, इसलिए उसमें कुछ ऐसा पदार्थ मिला दिया जाता है जिसके साथ उसमें मिलाइएगा तो जो नहीं गलने वाला था, द्रव में नहीं बदलने वाला था, वो भी द्रव में बदल जाता है। तो द्रावक क्लियर हो गया होगा आपको कि धातु के निष्कर्षण में बाहर से मिलाया गया वह अतिरिक्त पदार्थ जो अद्रवणशील पदार्थ को द्रवणशील पदार्थ में परिवर्तित करता हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? द्रावक कहेंगे। ठीक है, या इसको ऐसे भी करके डिफाइन किया सकता है, वह पदार्थ जो गैंग के साथ मिलकर धातु मल का निर्माण करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रावक कहते हैं। गैंग मतलब अशुद्धि, और उसके साथ मिलकर क्या बनाएगा? धातु मल बनाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्रावक कहते हैं। द्रावक गैंग के साथ मिलकर धातु मल का निर्माण करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। द्रावक गैंग के साथ मिलकर किसका निर्माण करता है? धातु मल का निर्माण करता है। ठीक है, द्रावक प्लस गैंग बराबर धातु मल, इसको ध्यान में रखना है। द्रावक प्लस गैंग इक्वल टू क्या हो गया आपका? धातु मल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हाँ, इसका एग्जाम्पल भी आप लोग लग रहा हो कि इसका एग्जाम्पल नहीं बताया, तो एग्जाम्पल भी है। कहता लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर जो है वो द्रावक का काम करता है। ठीक है, आपको यहाँ पे देख लीजिएगा द्रावक के रूप में कौन सा काम करता है। तो कहता है लोहा के निष्कर्षण में जो है, लोहा के निष्कर्षण में चूना पत्थर द्रावक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब हम लोग धातुमल जो ऊपर देख रहे थे उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, तो उसको भी देखेंगे। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं धातुमल। ठीक है, तो धातुमल क्या होता है? तो कहता द्रावक गैंग के साथ मिलकर जो द्रवणशील पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे, उस द्रवणशील पदार्थ को ही धातुमल कहते हैं। ऊपर भी देख रहे थे, द्रावक प्लस गैंग बराबर क्या हो जाएगा आपको? धातुमल हो जाएगा। ठीक, कैल्शियम सिलिकेट और फेरस सिलिकेट धातुमल का उदाहरण है। ठीक, एक थोड़ा सा और छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लोग देखेंगे, एल्यूमिनोथर्मिट या थर्मिट विधि। कहता है जब धातु के निष्कर्षण में अवकारक के रूप में एल्युमिनियम धातु का उपयोग होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्यूमिनोथर्मिट या थर्मिट विधि। जो हम लोग अवकारक देख रहे थे, तो अवकारक में क्या होगा? तो अवकारक में होगा आपका, अवकारक के रूप में अगर एल्युमिनियम का यूज करेंगे तो उसी को बोलेंगे एल्यूमिनोथर्मिट विधि। ठीक है, एक छूटा हुआ था फेन उत्प्लावन विधि, जो कि आप 10th में पढ़े होंगे, उसको भी देख लेते हैं। तो फेन उत्प्लावन विधि क्या है आपका? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फेन उत्प्लावन विधि। तो कहता है फेन उत्प्लावन विधि का उपयोग सल्फाइड एस्को के लिए किया जाता है। 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या किया जाता है? एक बॉक्स लिया जाता है, एक बर्तन लिया जाता है, उसमें एस्क और उसमें क्या किया जाता है? तारपीन का तेल, यूकेलिप्टस का तेल और पानी, दोनों, तारपीन का तेल या यूकेलिप्टस का तेल 10% और पानी 90%। ठीक है, ये दोनों हम लोग क्या करेंगे? उसमें मिला देंगे। ठीक, यहाँ देख रहा होगा, और अशुद्धि उसमें धातु को पानी में घोल देंगे और ऊपर से यहाँ से पानी का तेज झोंका इसमें डालेंगे तो इसका झाग बनेगा। झाग के साथ धातु यहाँ पे ऊपर आ जाएगा और अशुद्धि नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग इस झाग को क्या करेंगे? यहाँ पे जो झाग बनेगा इस तरह से, इसको क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे, छान के अलग निकाल लेंगे, उसमें धातु चला जाए, उसको सुखा लेंगे, उससे क्या हो जाएगा आपका? धातु का सांद्रण हो जाएगा। ठीक, वही आपको ये आप इतना लिखा हुआ देख लीजिएगा इसको। थोड़ा सा कुछ और टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। ये लिखा हुआ फेन उत्प्लावन विधि में पानी में भरे एक टैंक में सल्फाइड एस्क के चूर्ण को मिला दिया जाता है। उसे टैंक में तारपीन या यूकेलिप्टस के तेल की कुछ बूंदों को मिला दिया जाता है। एक पाइप की सहायता से इस टैंक में वायु का तेज हवा प्रवाहित किया जाता है। यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, उस टैंक में झाग उत्पन्न होता है। सल्फाइड एस्क के कण झाग के साथ पानी की ऊपरी सतह पर तैरने लगते हैं, जिसे छानकर हम लोग क्या कहते हैं? बाहर सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त सांद्रित रस कहलाता है। घुलनशील अशुद्धि पानी में मिल जाता है तथा अघुलनशील अशुद्धि उस टैंक के पेंदी में जमा हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका फेन उत्प्लावन विधि। अब देख लेते हैं मिश्र धातु, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। कहता दो या दो से अधिक अधिक धातुओं और अधातुओं के समांग मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होता है? दो या दो से अधिक धातुओं या अधातुओं का क्या होता है? समांग मिश्रण होता है। जैसे कि आपको कांसा लिखा हुआ ब्रोंज होता है, एक इसका कॉपर, और ये जो होता है आपका कॉपर, यहाँ देख रहे होंगे
कांसा जो होता है कॉपर और टीन का, पीतल कॉपर और जिंक का, स्टेनलेस स्टील लोहा, निकेल कोबाल्ट, ये सब जो है आपका। उसके बाद सोल्डर है, यहाँ पे देख रहे होंगे सोल्डर है किसका किसका, सोल्डर देख लीजिए यहाँ पर। तो सोल्डर आप लोग देख रहे होंगे पीवी और एसएन का है, मतलब लेड और टीन का है, ठीक है। गन मेटल आपको देख लीजिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। कॉपर हो गया, टीन हो गया और जिंक हो गया। डुरैलुमिन है, लोहा, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर है। उसके बाद जो है यहाँ पर जर्मन सिल्वर है, कॉपर, जिंक, निकेल है। उसके बाद रोल्ड गोल्ड जो आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे, इसमें आप लोग जैसे कि बाज़ार से खरीद के लाते हैं, जो कि देखने में सोना जैसा लगता है लेकिन बहुत सस्ता मिलता है, कम पैसा में मिलता है। वो किसका होता है, उसमें कॉपर और एल्युमिनियम होता है। फास्फोर ब्रांच होता है, ब्रॉन्ज होता है जो कॉपर, टीन, फास्फोरस होता है, एल्युमिनियम ब्रॉन्ज होता है, कॉपर, टीन और एल्युमिनियम होता है। 10 को आप ध्यान में रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, जितना इसमें बताया गया ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटेगा, ध्यान इसमें दीजिएगा, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक इसमें और बचा हुआ है, उसको देख लेंगे। कहता है प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति। प्रकृति में धातु दो अवस्था में होता है, एक मुक्त अवस्था में होता है और एक मुक्त अवस्था में कौन कौन होता है। तो मुक्त अवस्था में आपका जो बहुत कम क्रियाशील होगा, इस अवस्था में धातुओं पर किसी गैंग या जलवाष्प का कोई अभिक्रिया नहीं होता है। अर्थात इस अवस्था में पाए जाने वाला तो बहुत कम अभिक्रियाशील होता है, जैसे सोना, चांदी और प्लेटिनम होता है। जो कम अभिक्रियाशील होगा वही मुक्त पाया जाएगा। संयुक्त अवस्था में, इस अवस्था में वैसी धातु पाया जाता है जो अधिक क्रियाशील होती है और इस पर धातु पर या गैस का जलवाष्प से अभिक्रिया कर लेता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा, जस्ता, मैग्नीशियम, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब था, ठीक है। तो आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। इस वीडियो को 2 पार्ट में कर देंगे। पहला पार्ट में ये सब पूरा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, छोटा छोटा टॉपिक, और नेक्स्ट पार्ट में इसका एल्युमिनियम का जो मेन आपका धातु का निष्कर्षण है उसको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे उसको शुरू से देख लेते हैं। तो अयस्क क्या होता है, खनिज क्या होता है, ये देख लिए, ठीक। खनिज में धातु कम मात्रा में होगा, अयस्क में ज़्यादा मात्रा में होगा, ठीक है। सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकता, लेकिन सभी अयस्क क्या होगा, खनिज होगा, ठीक है। अयस्क के प्रकार देख लेते हैं, ऑक्साइड होता है, सल्फाइड होता है, कार्बोनेट होता है। इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। यहाँ मेन आइए, धातु कर्म का कितना था, 4 विधि था। धातु कर्म कितना था, प्रक्रम धातु कर्म का जो चरण था, अयस्कों का सांद्रण, सांद्रित अयस्कों का ऑक्साइड में परिवर्तन, ऑक्साइड अयस्कों के से धातु का निष्कर्षण और धातुओं का शुद्धिकरण, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे अयस्कों का सांद्रण की बहुत सारा विधि, हाथ से चुनकर आपको गुरुत्वाकर्षण वाला, उसके बाद आपको चुंबकीय, फिर है उसके बाद आपको फेन उत्प्लावन विधि, ये सब अयस्कों का सांद्रण है। सेकेंड में सांद्रित अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित कैसे करते हैं, तो इसके लिए क्या है, इस सांद्रित अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित के लिए निस्तापन और जारण किया जाता है, ठीक, जिससे किसमें ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ऑक्साइड अयस्क को हम लोग किसमें, धातु में कैसे चेंज करते हैं, तो ऑक्साइड अयस्क को धातु में चेंज करने के लिए हम लोग प्रगलन करते हैं, ठीक, जैसा कि आपको आगे देखेंगे। तो निस्तापन भर्जन इससे क्या होता है, इससे ऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है। निस्तापन भर्जन से ऑक्साइड में बदलता है। आगे देख लेते हैं, प्रगलन से क्या होता है, ऑक्साइड से अवकारक मिलाते हैं, उसे पिलाकर तो उससे धातु प्राप्त हो जाता है, ठीक। पहले सांद्रण कर लेंगे, बहुत सारा विधि है। सांद्रित अयस्क को क्या कर लेंगे, निस्तापन या जारण, तो ऑक्साइड में बदल जाएगा। प्रगलन करने से क्या होगा, उससे धातु मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद ठीक है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज हम लोग यहीं तक देखेंगे, अगले पार्ट में आपको जो इस बचा हुआ एक्सरसाइज का पूरा भाग आ जाएगा। और नोट्स की चिंता न करें, इसको आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख सकते हैं आप, या व्हाट्सएप, साथ ही व्हाट्सएप के ग्रुप में आपको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।